डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बीएचयू। और क्यों? इसलिए क्योंकि वैसे तो बहुत रिक्वेस्ट मुझे आए कि सर बीएचयू के क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, उनको भी एनालाइज कर दीजिए पास्ट ईयर पेपर, तो हमें डीयूईटी, एससीयूईटी, पीजी में हेल्प होगा। लेकिन नहीं भी यदि आप रिक्वेस्ट करते तो मैं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में ये वीडियो लेकर के आता, क्योंकि मुझे भी पता है कि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन, ऑफकोर्स इसमें काफ़ी क्वेश्चन अरबिट भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे रिवाइज करने में सीयूईटी के लिए और डीयूईटी के लिए। आज हम लोग जो इस वीडियो को, आपको पता है कि इससे पहले 2020 के पेपर हम लोग एनालाइज किए और 2019 के पेपर आज हम लोग एनालाइज कर रहे हैं। मेरे पास में जो कुछ भी पेपर हैं, डेफिनेटली सीयूईटी यूजी जो 9 सितंबर को है मुझे बताया गया है, उसके पहले हम लाने की कोशिश करेंगे। तो लेट अस बिगिन। बीएचयू एमए पॉलिटिकल साइंस 2019 पेपर, ये डिस्क्लेमर के साथ कि अब बीएचयू का कोई एग्जाम अलग होता नहीं है, ये सीयूईटी का पार्ट है, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन केवल आपके प्रैक्टिस के लिए है, जिससे कि आप अच्छा कर सके, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, मुझे अलाउ कीजिए ये बताने को, यस, अमेजन ने एक्नॉलेज किया है न्यू हॉट रिलीजेस इन एजुकेशन, दिस 2 बुक्स को आप देख सकते हैं। और ये इसलिए है क्योंकि ये रियली बेस्ट रिसोर्सेज हैं, इसमें कोई घमंड नहीं है, ये मैटर ऑफ फैक्ट है, क्योंकि इस पैशन के साथ किसी ने कोई बुक तैयार नहीं किया है पॉलिटिकल साइंस कंपटीशन के लिए। इसमें से जो मैं आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये 1500 एमसीक्यू की जो बुक है ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक ग्रंथ जैसी है, क्योंकि बेस्ट क्वेश्चन का जो सम्मिश्रण है, मिक्सचर है, वो ये ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस है। ये प्रिंट रिप्लिका है। इसका मतलब क्या होता है कि ये पीडीएफ फॉर्म में है, मतलब आप खोलेंगे तो किंडल ऐप में, लेकिन आप पढ़ रहे होते हैं एक पीडीएफ को। इसका बहुत ब्यूटी है क्योंकि पेजेस जो हैं वो कटते नहीं है, लेकिन कुछ फीचर किंडल के इसमें कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप नेविगेट कर सकते हैं चैप्टर वाइज। जो टेबल ऑफ कंटेंट, अदर जो फीचर किंडल के हैं वो इसमें रहती है। सीयूईटी पीजी गाइड जो है वो नॉर्मल किंडल एडिशन, इसमें किंडल के बहुत सारे फीचर्स हैं, लेकिन पेजेज इसमें जरूर कटे हैं, और इससे जो आपको तकलीफ होती है उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि ये पीडीएफ नहीं है, प्रिंट रिप्लिका नहीं है। ये उसको वो खुद अपने पेपर साइज में कस्टमाइज करता है। उससे होता क्या है ना कि एक क्वेश्चन पेपर है, वो बीच से वो मतलब कट के अगले पेज पे चला जाता है, इसलिए मैंने इसको जो है प्रिंट रिप्लिका निकाला। आगे जैसा आप सजेशन देंगे उस टाइप की बुक रिलीज होगी, लेकिन इसकी में बहुत ब्यूटी है और बहुत सारे स्टूडेंट इसको बहुत पसंद कर रहे हैं, उस फॉर्मेट को। बुक तो ये वन ऑफ द वंडरफुल बुक है, सीयूईटी पीजी के लिए स्पेसिफिक लिखी गई है। इन सब का मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिंक दिया है, आपको कॉपी तो आप कर नहीं पाओगे, इसलिए मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप आसानी से जाके इसको ले सकते हैं, नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल है। और डेफिनेटली मेरी सजेशन होगी कि इनको जरूर ले लीजिए, इवन एग्जामिनेशन के रात तक आप इसको परचेज कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। यदि आप सीयूईटी नहीं दे रहे हैं और कोई और एग्जाम दे रहे हैं लाइक डीयूईटी, तो आपके लिए बेस्ट गाइड जो है ये है एग्जाम गाइड फॉर एंट्रेंसेस, जो मदर गाइड है फॉर ऑल एंट्रेंस टेस्टेड। सबके जो कंटेंट है वो लगभग अब एक जैसे हो गए हैं, लेकिन क्वेश्चंस अलग अलग हैं, फोकस अलग अलग है। ये कस्टमाइज है सीयूईटी पीजी के लिए, और ये एकदम डिफरेंट बुक है, केवल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर का करते हैं दौर शुरू। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर का। उसके पहले कुछ इस पेपर के बारे में कि बहुत क्यूरियस मिक्स है। शुरू के पेपर बहुत ही लड्डू किस्म के, जो मैं कहता हूं वो क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। सम क्वेश्चंस आर गुड, सम आर वेरी वेरी इजी, लेकिन जैसे जैसे पेपर आगे बढ़ता है क्वेश्चन थोड़ा अरबिट होता जाता है। बीएचयू क्वेश्चन आपको पता है कि इसमें नेशनल मूवमेंट से भी काफी क्वेश्चन रहते हैं, और कुछ क्वेश्चन एकदम ऐसे होते हैं जो आपको सीयूईटी पीजी में में आएंगे, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आगे आप देखेंगे। अरबिट भी 2 टाइप के होते हैं, मैं ज्यादा डिस्कस उसको करता हूं जो कि जिसमें कुछ वैल्यू है, जो डिफिकल्ट होने के बावजूद। कुछ जो है डिस्कस करने लायक भी नहीं है, कुछ में मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। आप में से कई लोग रिसर्च ज्यादा करते हैं और आप मुझे बताते भी कि इसका क्या सही आंसर हो सकता है या पॉसिबल ऑप्शंस, आपके लिए वो ओपन है जहां भी क्वेश्चन मार्क है। प्लीज हेल्प मी आउट, हेल्प द कम्युनिटी आउट। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन अगेन एकदम बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन। द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जहां आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया देखिए, क्या उसके आगे देखने की भी जरूरत है कि नेहरू जी ने लिखा है? पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन किसने लिखा है? ये भी मेरे स्टूडेंट जैसे ही पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन देखेंगे वो तुरंत टिक मारेंगे बिना सोचे समझे। ये सब तो 2 सेकंड में आप टिक मार सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखें, हु हैज रिटन नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? अगेन ए हाफ वॉली, आप में से सभी लोग जानते हैं, अभी हम लोगों ने गाया भी है 15 अगस्त को। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर की जन गण मन लिखा हुआ है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो लिखा है वंदे मातरम, वो हमारा राष्ट्र गीत जैसा है, नेशनल एंथम तो नहीं है लेकिन वो भी राष्ट्र गीत है।
हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा मैंने आपको बोला, अभी तक आपको बैटिंग करने में बहुत मजा आएगा। तो आप सभी जानते हैं कि ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन जो हैं वो अंबेडकर जी थे। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो अध्यक्ष, सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन कह लीजिए, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बाद में प्रेसिडेंट बने। और राजेंद्र प्रसाद जब तक नहीं बने थे तब तक इंटरिम प्रेसिडेंट कुछ समय के लिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, वो भी बिहार के थे, उनको बनाया गया था। तो इसलिए ये क्विज क्वेश्चन बन जाता है कि हु वाज द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मार्क्स। अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। मार्क्स तो यूटोपियन सोशलिज्म से थे नहीं, इवोल्यूशनरी तो इनका था नहीं, तो रिवोल्यूशनरी ऑलवेज सोशलिज्म था। तो साइंटिफिक सोशलिज्म जो है वो सही आंसर है। एंगल्स ने जो है, फेडरिक एंगल्स ने इसको टर्म दिया था साइंटिफिक सोशलिज्म, जिसको कि डायलेक्टिकल हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म के थ्रू उन्होंने जो है सोशलिज्म को और कम्युनिज्म को समझाने की कोशिश की थी। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मेरे मुंह से भी आपने एमसीक्यू वीडियो के टाइम में हेगल की ये जो लाइन है वो कितनी बार ही सुनी होगी। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था एएमयू के पेपर में। सो हेगल। हु रोट ऑन लिबर्टी। अगेन वेरी 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 इजी क्वेश्चन। जॉन स्टुअर्ट मिल ने ऑन लिबर्टी लिखा था 1859 में, मेमोरी से बोल रहा हूं, लगभग मिड 1850s में। इमिली किसने लिखा है? वॉज द ट्रीटीज ऑफ इमिली पे मैंने आपको याद होगा तो मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट के वीडियो में मैंने इमिली पे पूरी चर्चा की थी कि कैसे वोल्स्टनक्राफ्ट जो है उन्होंने इमिली की बुराई की थी। और इमिली क्या था? एक एजुकेशनल ट्रीटीज रूसो का, मतलब बच्चों को कैसे एजुकेशन देना चाहिए, लेकिन वहां पे उन्होंने मेल और फीमेल चाइल्ड में एजुकेशन को फर्क किया था, जिसको कि मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट ने काटा था। तो रूसो है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल रिवोल्यूशन मीन्स। अब यहाँ पे पहला एक अच्छा क्वेश्चन आता है, मतलब अच्छा मीन्स कि थोड़ा नॉट सो इजी। रिवोल्यूशन एरिस्टोटल के अनुसार से रिवोल्यूशन ये सब कुछ नहीं था। ब्लड सेड, खून खराबा, आर्म्ड रिवेलियन, मिलिट्री को कुछ नहीं था। उनका ये कहना था कि जब एक कॉन्स्टिट्यूशन या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से दूसरी फॉर्म में बदलाव होता है तो वो रिवोल्यूशन है। और उन्होंने उस बदलाव को नेचुरल कहा था। उन्होंने कहा था कि एक साइकिल चलता है, जैसे मोनार्की है, मोनार्की जो है परवर्ट होकर के जो है टिरनी में बदल जाती है। फिर जो है ओलिगार्ची आई, ओलिगार्ची जो है वो सॉरी एरिस्टोक्रेटी आती है, रूल ऑफ फ्यू वर्चुअस नॉलेजेबल पीपल, वो फिर परवर्ट होकर के जो है ओलिगार्ची में बदल जाती है, रूल ऑफ फ्यू वेल्दी पीपल जो कि वेल्थ के पुजारी हैं। और फिर पॉलिटी आती है, पॉलिटी इज रूल ऑफ मेनी इन द इंटरेस्ट ऑफ मेनी, एंड वो परवर्ट होकर के डेमोक्रेसी में बदलती है। इस टाइप से वो साइकिल जो है वो चलता रहता है। और ये जो साइकिल ऑफ चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज रिवॉल्यूशन एज पर एरिस्टोटल। थ्योरी ऑफ फॉर्म किससे रिलेटेड है? अब यहाँ पे एरिस्टोटल के गुरु आ गए हैं, थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ये तो कितनी बार हमसे भी आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा। थ्योरी ऑफ फॉर्म्स बेसिकली रैशनलिज्म उनका था, मतलब कि जो हमारा सेंस एक्सपीरियंस है उससे नॉलेज लेना वो फॉल्स नॉलेज है, क्योंकि जो हम अपने सेंस एक्सपीरियंस से देखते हैं वर्ल्ड को, विजिबल वर्ल्ड है, जो एक्चुअल वर्ल्ड है, इंटेलिजिबल वर्ल्ड है, वो फॉर्म का वर्ल्ड है। फॉर्म मतलब वो जो कि कभी अनचेंज नहीं होती है। मतलब गुलाब के फूल के होने का जो भाव है वो कभी चेंज नहीं होता है। गुलाब फूल जो है एक पर्टिकुलर, वो मुरझा जाएगी, खत्म हो जाएगी, लेकिन गुलाब के फूल का होने का जो इसेंस है वो उस वर्ल्ड में है, जो कि आप नॉलेज के आंख से देख सकते हैं। ये सारी बातें प्लेटो ने कही थी। पार्टी सिस्टम इंडिया कैसा है? क्या वन पार्टी है? नो। बाई पार्टी है? नो। मल्टी पार्टी है? यस। हु प्रिजाइड द ज्वाइंट सेशन ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट? ये तो कितनी बार ही मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशन के दौरान बताया है कि इसको स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो है वो प्रिजाइड करते हैं जब दोनों हाउस का ज्वाइंट सेशन होता है। दोनों हाउस की ज्वाइंट सेशन कब बुलाई जाती है? जब प्रेसिडेंट को ये फील होता है कि एक डेडलॉक हो गया है किसी लेजिस्लेशन के पास होने में,
तो उसको बुलाया जाता है। उसका नतीजा क्या होगा? आपको पता है पार्लियामेंट इस तरह से कंस्टिट्यूटेड है कि लोकसभा में 543 और 45 मेंबर कह लीजिए, और राज्यसभा में केवल 245 के आसपास। इसमें होगा क्या? यदि दोनों की ज्वाइंट सीटिंग होगी तो मेजोरिटी किसका होगा? लोकसभा का, इसलिए वो पास हो ही जाना है यदि लोकसभा चाहेगी तो। A theory of justice was written by, again a half volley, जिसको आप चौका छक्का जो भी चाहे वो मार सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 की बुक जॉन रॉल की, जिसमें उन्होंने अपनी डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया, जस्टिस एज फेयरनेस, जिसमें उन्होंने बोला कि इनइक्वलिटी को तभी बर्दाश्त किया सकता है जबकि वो ग्रेटेस्ट एडवांटेज टू द वर्स्ट ऑफ हो। तो ये जो एक तरह का गांधीयन थॉट। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज इनंसिएटेड, ये भी जो है रिपीटेड क्वेश्चन है। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंदा भारती केस 1973 में ये आई थी, उसमें जो है पहली बार इसको इनंसिएट किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये इसको प्रतिपादित किया गया, और बाद में जो है उसको मिनर्वा मिल केस 1980 में उसको एकदम सीमेंट कर दिया गया, फॉर्म अप कर दिया गया। ये इन्होंने लिखा था 1971 में। और इसके जवाब में जो है स्टेट एनार्ची यूटोपिया जो है वो बुक नॉजिक ने 1974 में लिखा था, अनदर काइंड ऑफ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो लिबर्टेरियन अकाउंट ऑफ जस्टिस था, दैट वाज ए काइंड ऑफ इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। और इसको जो है इंड थ्योरी, इंड पैटर्न ऑफ वेल्थ या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी ऑफ जस्टिस भी कई लोग इसको कहते हैं, रॉल के थ्योरी को। द मेन लीडर्स ऑफ स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी मतलब वो नहीं जिसके योगेंद्र यादव अभी हैं, अभी के स्वराज पार्टी 1920s में एक स्वराज पार्टी बनी थी कांग्रेस से टूट करके, जिसके लीडर थे मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ये लोग लिबरल थे, जो कि जो उस समय मॉन्टेक चेस्टफोर्ड रिफॉर्म के तहत जो डयार्ची आया था, तो ये लोग गवर्नमेंट में शामिल होना चाहते थे और मेन कांग्रेस नहीं शामिल होना चाहती थी। उन्होंने उस कॉन्स्टिट्यूशन का बायकॉट किया था। तो मोतीलाल नेहरू, सीआर दास और एक दो और लोग इसमें थे। फ्रॉम द फॉलोइंग विच पेयर इज इनकरेक्ट? अब यहाँ पे पार्लियामेंट के नेम की बात है। अमेरिका का जो पार्लियामेंट है उसका नाम है कांग्रेस, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे उल्टा है, ये पार्लियामेंट नहीं है, तो ये सही नहीं है। फ्रांस के पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंट, तो ये भी सही नहीं है। ब्रिटेन के पार्लियामेंट का नाम है पार्लियामेंट, तो ये सही है। चाइना के पार्लियामेंट का नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, तो ये भी सही नहीं है। और ये जो डाइट है, ये जापान की पार्लियामेंट को कहते हैं डाइट, ये भी कई जगह पूछा गया है। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज, आपको पता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर जो हैं वो फ्रेडरिक विल्हेम टेलर हैं, जिन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 सब में दिया था। उसमें फर्स्ट टाइम साइंस के बेसिस पे फैक्ट्री में वर्क को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे अरेंज करना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, सिलेक्शन करना है लेबर का, और किस तरह से उनका जो हैंड मूवमेंट है, बॉडी मूवमेंट है, उनका फिजिकल मूवमेंट कैसे वो काम करते हैं, उसको स्टडी करके टाइम एंड मोशन स्टडी से वर्क को इतना इफिशिएंट बना देना है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये सब जो बातें थी वो साइंटिफिक मैनेजमेंट में थी। हॉथरोनियन एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है, इल्टन मायो ने किया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि वो किस कंपनी के प्लांट में हुआ था, तो वो आपको एक तरह का, ये सब तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, मतलब it's a small thing to remember, even school children can, but I don't know क्यों पूछते हैं, लेकिन चलो ठीक है। वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी। प्रिंसिपल ऑफ ब्यूरोक्रेसी वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन आपके लिए होना चाहिए। आपको पता है कि मैक्स वेबर वाज फर्स्ट टू गिव द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी in 1920s like that. In United States of America, the practice of making अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पॉलिटिकल एफिलिएशन इज नोन एज, अब कल ही मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, स्पॉयल सिस्टम को। वो यही है कि आपके पॉलिटिकल एफिलिएशन, लॉयल्टी, आइडियोलॉजी क्या है, उस बेसिस पे जब आपको ब्यूरोक्रेटिक या एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट अलॉट किया जाते हैं तो स्पॉयल सिस्टम कहलाता है। मैंने आपको ये भी बताया था कैसे ये जैक्सन, प्रेसिडेंट जैक्सन के टाइम में शुरू हुआ था, कैसे जो है प्रेसिडेंट गारफील्ड, मेमोरी से बोल रहा हूँ, उनकी हत्या हो गई थी, और उसके बाद जो है कमेटी बैठी थी, पेंडल्टन कमेटी, और उसके बेसिस पे जो है लॉ बना था पेंडल्टन लॉ, और फिर शायद लॉ बना था पेंडल्टन लॉ, और उस बेसिस पे जो है वो मेरिट सिस्टम जो है वहां पे लाई गई थी। ये सारी बातें हम लोगों ने कल जो है बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल है कि इस सिस्टम को जो है स्पॉयल सिस्टम हम लोग
मतलब अमेरिका में कहा जाता था, और इसके अगेंस्ट में मेरिट सिस्टम आया। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ चाइना। ये आगे भी क्वेश्चन आएगा। इनका नाम है नेशनल पीपल्स कांग्रेस, एनपीसी। यहाँ पे ये भी जान लीजिए, डाइट जो है वो जापान की लेजिस्लेचर है, कांग्रेस यूएसए की है, पार्लियामेंट इंडिया की और यूके की भी। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? अब तक तो आप मेरे साथ यदि बने हुए हैं तो आपको बिल्कुल पता है, यस, ये जो है अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था? चूंकि हम लोग अगस्त के महीने में हैं, इसलिए आपको अभी याद होना चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 8, 1942 को डू और डाई ये गांधी जी ने दिया था, और सभी नेता जो है वो उसी दिन गिरफ्तार भी कर लिए गए थे, लेकिन फिर भी जो है एक एंडोजेनस सभी लोग सड़क पे निकल आए थे और ये मूवमेंट हुआ था क्विट इंडिया का। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, स्टेट क्या है? तो अब ये नेसेसरी इविल तो है नहीं, इस पे तो कल हम लोगों ने काफी डिस्कस किया। ये जो है क्लासिकल लिबरलिज्म की थॉट है कि नेसेसरी इविल है। एनार्किज्म के अनुसार स्टेट अननेसेसरी इविल है। नेचुरल इंस्टीट्यूशन तो नहीं होगा मार्क्स के अनुसार। इम्बॉडीमेंट ऑफ गुड लाइफ, ये तो प्लेटो और एरिस्टोटल, हेगल, इन सब का मानना है। लेकिन इनके अनुसार से स्टेट वॉज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास डोमिनेशन। वो एक्ट करने लगता है कैपिटलिस्ट क्लास के एक एग्जीक्यूटिव कमिटी के तरह से जो है स्टेट काम करने लगता है, टू फर्दर द इंटरेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ये राष्ट्रीय जो हमारी नेशनल मूवमेंट थी आजादी की, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? स्प्लिट एक बार हुआ था, इसको सूरत स्प्लिट बोलते हैं, सूरत के सेशन में हुआ था। बाद में वो कुछ साल बाद जो है वो लखनऊ सेशन में पैक्ट भी हो गया था। तो जो स्प्लिट हुई थी 1907 में हुई थी। 1916 में पढ़ाया जो है लखनऊ पैक्ट होकर के दोनों नरम दल और गरम दल में जो है टूट हो गई थी। ये सब गांधी जी के आने के पहले की बात है। When the legislature hands over its law-making power to the executive, it is known as। ये क्वेश्चन का आंसर चलिए, वो तो डेलीगेटेड लेजिस्लेचर है। ये तो नाम से ही स्पष्ट है कि डेलीगेशन कर दी जाती है। मतलब लेजिस्लेटिव पावर जो है वो लेजिस्लेचर, जिसका कि धर्म है या कर्म है लॉ बनाना, यदि वो अपना काम एग्जीक्यूटिव को सौंप दे तो इसको क्या कहते हैं? अब देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के चलते इस बात को जानना चाहिए जो मैं भी बता रहा हूं। इनफैक्ट मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन इसको प्लीज ध्यान दीजिए। इंडिया में क्या होता है, और ये ब्रिटेन से ये भी चली है, कि लॉ जो है वो तो पार्लियामेंट में पास होती है, उसमें भी आपको पता है लेजिस्लेचर का कितना रोल होता है। वो कैबिनेट ही उसको बनाती है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बनाता है, वो कैबिनेट में पास होती है, तो एग्जीक्यूटिव का ही पूरा रोल है। फिर पार्लियामेंट में उसको मिनिस्टर टेबल पे लाता है बिल को, तो वहां भी एग्जीक्यूटिव ही हो गया एक तरह से। पार्लियामेंट में क्या चर्चा होती है इस बार, तो जैसे कि 5-7 मिनट में एक एक बिल पास हुए, तो वो ज्यादा चर्चा भी नहीं होती है। लेकिन थोड़ा बहुत यदि कुछ हुआ भी तो लेजिस्लेचर का रोल रहा। यदि वो सेलेक्ट कमेटी में गई, स्टैंडिंग कमेटी में गई, तब तो थोड़ा बहुत जो है बात भी होती है, तो वो एक्ट बन जाता है। लेकिन उसके बाद जो रियल जो है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन शुरू होता है। एक्ट जो है आप देखेंगे बड़ा सा बड़ा, जैसे कृषि कानून आप देख लीजिए, वो कुछ पेजेस का होगा, आप उसको आधे घंटे में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो उस पे रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, जिसके बेसिस पे वो एक्ट जमीन पे उतारा जाता है, वो सैकड़ों सैकड़ों पेजेस का होता है, और वो पूरा डेलीगेट कर दिया गया है सिविल सर्वेंट्स को, ब्यूरोक्रेट को। और वो पर्दे के पीछे बनाते हैं, कोई चौं चौं पाव पाव हल्ला गुल्ला डिबेट कुछ नहीं होती है, और पूरा ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी बनाती है। और उसमें एक्चुअल, जिसको कि किसी ऑथर ने कहा था कि स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, मतलब वहां पे जो है वो डंक मारता है ब्यूरोक्रेसी, जिससे कि, और उसी के चलते अच्छे से अच्छा जो कानून होता है, लाइक जीएसटी, उसमें इतनी प्रॉब्लम आई। मतलब क्योंकि उसका रूल रेगुलेशन इतना कॉम्प्लेक्स बना दिया जाता है कि उसको लोग समझ नहीं पाते हैं, वो जमीन पे उतारना उसको मुश्किल होता है। यहाँ पे जो है एक इशू है कि लेजिस्लेशन क्यों अपना ग्राउंड जो है वो एग्जीक्यूटिव को छोड़ देती है और डेलीगेट कर देती है। उस तरह के लेजिस्लेशन को जो एग्जीक्यूटिव बनाती है उसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहते हैं। In which year the Champaran movement was launched by Mahatma Gandhi? अब ये सब क्वेश्चन जो है वो 7th 8th क्लास में भी पूछा जा सकता है। 1917 में। Which of the following is responsible for the audit of the financial transaction of union and state government? इस पे हम लोगों ने कल बहुत ज्यादा चर्चा की
कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑडिट भी करते हैं अकाउंट्स का, ये वॉच डॉग हैं, ये जो जो इंडिया के जो पर्स है उसके वो गार्जियन है, मतलब खजाने के गार्जियन हैं, रक्षक हैं। और ये भी हम लोग डिस्कस किया था कि 1976 में इनका जो ऑडिट और अकाउंट फंक्शन है उसको सेपरेट कर दिया गया था। तो यहाँ पे तो सिंपल पूछा जा रहा है कि ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये तो बहुत आसान है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। पब्लिक सॉरी यहाँ पब्लिक अकाउंट कमेटी है नहीं, लेकिन यदि पब्लिक अकाउंट कमेटी होती तो आपको जानना चाहिए था कि सीएजी की जो रिपोर्ट होती है वो पार्लियामेंट में जब पुटअप होती है, पहले तो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं, उसके थ्रू फिर पार्लियामेंट में ले होती है, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी पैक में उसको जो है डिस्कशन किया जाता है। द प्रिंसिपल दैट इज रिकॉग्नाइज्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब ये क्वेश्चन जो है मेरे अनुसार से गलत है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, इनवैलिड साबित हो सकता है, हो ही गया होगा, क्योंकि इसमें क्या कहेंगे कि जो प्रिंसिपल यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में क्या रूल ऑफ लॉ नहीं है? बिल्कुल है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है वहां पे, मतलब रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म भी नहीं है जो कि चाइना या रसिया कम्युनिस्ट नेशन में लेनिन का दिया हुआ वो भी नहीं है। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर रूल ऑफ लॉ तो है, लेकिन परहैप्स इन्होंने अपना सोच के दिया होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर, बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर जो 3 ऑर्गन में होती है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ये कुछ ज्यादा ही सेपरेट है अमेरिका में इन कंपैरिजन टू ब्रिटेन, जिसको हम लोगों ने अपनाया है। इसलिए ये ऑफिशियल आंसर ये होगा, लेकिन ये है इनवैलिड क्योंकि रूल ऑफ लॉ भी सही है। पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी एंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज द फीचर ऑफ, ठीक है। अब ये अमेरिका से जो है ब्रिटेन में आ गए हैं, क्योंकि यूके की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इसको हम लोग ने भी अपनाया, लेकिन यहाँ पार्लियामेंट को मतलब सॉवरेन के बजाय हम कॉन्स्टिट्यूशन को सॉवरेन कहते हैं, उसके रक्षक जुडिशरी को मानते हैं। लेकिन ब्रिटेन में जो है या यूनाइटेड किंगडम में वहां पे पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी है, इसलिए ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है जो कि अनरिटन है। 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी यूएसए के, आपको पता होगा अभी जो बाइडेन जो है वो वहां के प्रेसिडेंट हैं, वो डेमोक्रेट हैं, इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, वो रिपब्लिकन थे। यही 2 पार्टी वहां पे एक्चुअली बारी बारी से सत्ता में आती है, और कुछ कुछ पार्टी हैं लेकिन उनका कोई बहुत ज्यादा अस्तित्व नहीं है। तो 2 मेन पार्टी जो है, मेजर पार्टी, वो रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेट है। मैंने आपको पढ़ाया भी है पार्टी सिस्टम ऑफ यूएसए। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन कांग्रेस प्रेसिडेंट? अब ये भी जो क्वेश्चन है, ये जब मैं गूगल पे इसको एक बार फिर से कंफर्म करा तो मैंने देखा और सही देखा कि क्लास 7 में पूछा गया है ये, और ये इसी लेवल का क्वेश्चन ये सब होता है। ये इसका आंसर है एनी बेसेंट। एनी बेसेंट जो है वो कई और सोसाइटी से भी इनका रिलेशन है। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की भी ये एक तरह से फाउंडर रही थी, और होम रूल मूवमेंट जो चला था, जो कि तिलक जी ने चलाया था, उसमें भी इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। एनी बेसेंट 1917 में परहैप्स जो है फर्स्ट टाइम बनी थी कांग्रेस की प्रेसिडेंट, और सरोजनी नायडू जो है 1925 में बनी थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बाद में आपने देखा कि ये फर्स्ट गवर्नर जो है वो बनी थी इंडिया में। और सुचेता कृपलानी, यहाँ याद कर लीजिए एडिशनल इंफॉर्मेशन, शी वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वुमेन। Who has given the concept of circulation of elite? ये कल ही हम लोगों ने इस पे पूरी डिस्कशन की थी। पैरेटो ने जो है सर्कुलेशन ऑफ इलीट दिया, मोज्का ने जो है द रूलिंग क्लास नाम की बुक लिखी, रॉबर्ट माइकल ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची दिया, और सी राइटमैन ने द पावर एलिट्स का कॉन्सेप्ट दिया। हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, ये तो आपको अब तक याद हो गया होगा। यस, ये हैरोल्ड लासवेल ने बुक भी लिखा है इसी नाम से, और यही उनका जो है उनका पॉलिटिक्स का डेफिनेशन भी यही है कि पॉलिटिक्स इज हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। इनफैक्ट ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टॉपिक भी उनके बुक का वही है। और हैरोल्ड लासवेल जो हैं वो पॉलिसी साइंस के भी फादर माने जाते हैं। इट इज बेटर टू बी ह्यूमन बीइंग डिससेटिस्फाइड देन पिग सेटिस्फाइड, ये मैंने आपको पढ़ाया है, आपको याद होगा कि ये क्यों और किसने और किस संदर्भ में कहा था। जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था, लेकिन इसका जो कॉन्टेक्स्ट था वो ये था कि उन्होंने हायर एंड लोअर प्लेजर की बात की थी। पेन एंड प्लेजर पे बेस्ड जो है यूटिलिटेरियनिज्म होता है, ग्रेटेस्ट नंबर के पीपल का ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस या प्लेजर जो है उस पे नीति बननी चाहिए, ये जॉन जेरेमी बेंथम का कहना था।
लेकिन जॉन स्टुअर्ट मिल ने इसको जो ये जो हेडोनिज्म कहते हैं इसको, कि जितना प्लेजर हो उतना अच्छा है, जितना कम पेन हो उतना अच्छा है, उसको उन्होंने एक मोरल इथिकल फॉर्म दिया कि प्लेजर भी दो तरह का होता है। एक जो हम फिजिकल सेंसुअल प्लेजर लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, इस टाइप का प्लेजर, और एक जो मेंटल प्लेजर होता है, जैसे अभी मैं फील कर रहा हूं या आप फील कर रहे हैं जब आप इंगेज कर रहे हैं एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन में, कोई नॉवेल पढ़ते हैं, कोई दिमाग का काम करते हैं, तो वो जो होती है। तो उन्होंने ये कहा कि वो प्लेजर को हमें मतलब प्रेफरेंस देना चाहिए। उस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही थी। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये मुझे पता है कि आप में से करीब 50% लोग जानते होंगे कि ये जॉन लॉक ने लिखा था, और यही इसी बुक में उन्होंने अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी थी। यहाँ पे प्लाटो के रिपब्लिक को याद कर लीजिए, हॉब्स के लवाइथन को याद कर लीजिए। उस बुक में हॉब्स ने जो है अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी थी, और रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट को याद कीजिए, इसी नाम से उनका बुक था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट को अपना प्रोपाउंड किया था। Who among the following was not the proponent of non-aligned movement? आपको पता है कि 5 उसके फाउंडर मेंबर थे, 3 यहाँ पे दिए गए हैं, नेहरू, नसीर, शायद गैमाल नसीर इनका नाम था, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, और टीटो। टीटो जो हैं जॉफ ब्रैज टीटो, ये यूगोस्लाविया, अब जो वो कंट्री है ही नहीं, तो उसका बाल्कनाइजेशन हो गया, कई कंट्री में वो डिवाइडेड हो गया, मतलब टूट फूट गया। तो टीटो जो हैं वो थे, और इसके अलावा सुकार्नो जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, और क्वामे न्क्रुमा जो घाना के प्रेसिडेंट थे। ये 5 थे। तो रूजवेल्ट जो हैं वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, इनका नाता नाम से नहीं है। तो राइट आंसर यही है। इन विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मनी बिल इज डिफाइंड? ये मैंने आपको एक दो एमसीक्यू पहले जो 2-3 दिन पहले था उसमें मैंने बताया था। 110 आर्टिकल में मनी बिल को डिफाइन किया गया है। यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। मनी बिल ओनली लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा को बहुत लिमिटेड पावर है, 14 दिन से अधिक वो मनी बिल को अपने पास नहीं रख सकती है। यदि उसने 14 डेज से अधिक रखा तो उसको पास मान लिया जाएगा। यदि मनी बिल में कोई करेक्शन करना चाहती है राज्यसभा, तो उसको बहुत लिमिटेड पावर है, वो रिकमेंड कर सकती है एंड सेंड दैट रिकमेंडेशन टू लोकसभा। यदि लेकिन लोकसभा ने नहीं माना तो वो रिकमेंडेशन नहीं माना जाएगा, और वो बिना रिकमेंडेशन पास मान ली जाएगी। मनी बिल के केस में एक बात और समझिए कि ये सर्टिफिकेट की ये मनी बिल है, इस पर बहुत विवाद होता है, आसान नहीं है। तो वो देने का अधिकार जो है फुल एंड फाइनल जो है स्पीकर ऑफ लोकसभा को है। मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट लौटा भी नहीं सकता है। यदि मनी बिल उसके पास चली गई दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट से पास होकर के, तो उसको जो है उसको लौटाने का अधिकार, जो कि एक बार उसको नॉर्मल बिल में है वो नहीं है, उसको रिजेक्ट करना है या पास करना है। जनरली उसको पास ही करना है, क्योंकि प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से ही मनी बिल जो है वो लेकी जाती है। तो इतने 7-8 जो इसके फैक्ट हैं वो आपको जानने चाहिए। मार्शल प्लान वॉज रिलेटेड टू, मार्शल प्लान क्या था? जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वेस्टर्न यूरोप पूरा तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, डिवास्टेट हो गया था, उसको रीबिल्ड करने के लिए इकोनॉमिक पैकेज जो है $13 बिलियन का, उस समय में जो अब सैकड़ों सैकड़ों बिलियन डॉलर हैं, अमेरिका ने दिया था, अपने ऊपर बोझ लिया था। तो ये इकोनॉमिक एड टू वेस्टर्न यूरोप है, मार्शल प्लान। Which one of the following is not a feature of the Indian Constitution? आपको पता है इसके बहुत सारे फीचर हैं। यूनियन ऑफ स्टेट है, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, यहाँ पे डुएल नहीं है अमेरिका की तरह या यूएसए की तरह। कैपिटलिस्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए ये सही आंसर है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी भी है आर्टिकल 32 के तहत, जिसको कि अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल फाइंड्स मेंशन अंडर विच आर्टिकल ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? एक आर्टिकल ऐसा है जिसमें कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की स्टेट की क्या जिम्मेदारी है, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। वो है आर्टिकल 48A, इसको याद कर लीजिए सीधा। When was Right to Information Act passed in India? Again very easy question, half volley। 2005 परहैप्स अक्टूबर में ये आया था। राइट टू RTI, जिसने कि बहुत सारे अच्छे बदलाव किए सिटीजन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इंटरफेस। आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच स्टेट? आपको पता है इसको अब एनल कर दिया गया है। ये रिलेटेड था जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से, जो अब स्टेट भी नहीं रहा। अब ये 2 यूनियन टेरिटरी में बदल गया है। एक यूनियन टेरिटरी का नाम सेम है, जम्मू एंड कश्मीर, ये यूटी है, और दूसरा यूटी है लद्दाख।
हु इज द चेयरमैन ऑफ लोकपाल इंस्टीट्यूशन? अभी आज के जमाने में जो चेयरमैन है, जो कि फर्स्ट चेयरमैन भी लोकपाल के हैं, उनका नाम है पिनाकी चंद्र घोष। ये मैंने कई बार आपको बताया है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन वेयर द रूल्स रिगार्डिंग द डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी मेड इन इंडिया। ये सुपर ऑर्बिट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी अब ये चूंकि एक दो जगह पूछ दिया गया है, आप इसको याद करें तो बेहतर है। इससे पहले कि इसका आंसर हम बताएं, ये पहले समझिए कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी होती क्या है। देखिए, पार्लियामेंट कमिटी सिस्टम पे चलता है। पार्लियामेंट में जो आप देखते हैं भाषण और ये सब उतना कैओटिक होता है, उसमें कुछ ज्यादा विचार नहीं हो पाता कि कौन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। मतलब एग्जीक्यूटिव पे जो कंट्रोल है लेजिस्लेचर का, वो इस तरह से होता नहीं है जल्दी जल्दी में क्वेश्चन पूछ करके। उसके लिए एक डिटेल्ड यूनाइटेड किंगडम से हम लोगों ने लिया है कमेटी सिस्टम। वो सालों भर काम करती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कमेटी है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कमेटी होती है, एस्टिमेट कमेटी होती है, बहुत सारे। अब उसमें क्या हुआ कि 1989 में ये डिसाइड किया गया, 1989, यस, इसलिए आप इसका आंसर, चलिए अभी 1989 में ये डिसाइड किया गया कि सबसे अच्छा होगा कि हर डिपार्टमेंट के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी बना दी जाए पार्लियामेंट की, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर मिला करके, जो सालों भर उस डिपार्टमेंट के कार्य क्रियाकलाप को नजर रखें। तो टोटल कंट्रोल होगा। स्टैंडिंग कमेटी का मतलब होता है कि वो हर बार नहीं बनाई जाती, एक बार बना दी गई और सालों भर वही कमेटी मेंबर रहेगी, वो पूछती रहेगी। इससे बहुत सुधार हुआ, क्योंकि हर मिनिस्ट्री जो है काफी सचेत रहती है कि जो उसकी स्टैंडिंग कमेटी है उसको उसको जवाबदेह होगा। कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई खर्च कर रहे हैं, कोई पॉलिसी डिसीजन ले रहे हैं, सबका जवाब जो है स्टैंडिंग कमेटी को देना पड़ता है, और उसकी बैठक साल में कभी कभी होती रहती है। तो ये रूल जो है 1989 में बना। ये अर्बिट क्वेश्चन होते हुए भी अच्छा क्वेश्चन है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम इन इंडिया? ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता है वन शब्द से, क्योंकि कई मेरे जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बाल की खाल भी निकालते हैं, वैसे बड़े तेज स्टूडेंट वो होते हैं, लेकिन कई बार वो अपना टाइम भी जाया करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सर, इसमें वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम लिखा है ना, तो वो रजनी कोठारी ने कहा है। यदि ये सिंगल पार्टी डोमिनेंट होता तो मॉरिस जॉन्स बोलते। मैं इन बाल के खाल में नहीं जाता। यदि क्वेश्चन होता रजनी कोठारी, तो वो होता कांग्रेस सिस्टम। यदि सिंगल पार्टी डोमिनेंट हो, चाहे वन पार्टी डोमिनेंट हो, तो वो मॉरिस जोन्स को एट्रीब्यूट किया जाएगा मेरे अनुसार से। ऑफ कोर्स मैं क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं और आप रिसर्च कर लीजिए, लेकिन बाल की खाल निकालने की कोई जरूरत नहीं है। इसका आंसर होना चाहिए मॉरिस जॉन्स, चाहे वो वन पार्टी हो चाहे सिंगल पार्टी हो। मॉरिस जॉन्स ने बुक लिखा था द गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। ये दौर वो था जब ये दोनों ही थिंकर जो है वो 1952 के इलेक्शन से 67 के बीच में, जब कांग्रेस का डोमिनेंस था, तब ये थॉट उन्होंने दिया था। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2? अब ये दोनों को जान लीजिए। फर्स्ट अभी तक दो ही एआरसी बनी है। एआरसी मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी। ये होती क्या है? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री एंड अदर्स, उसमें क्या रिफॉर्म होने चाहिए, इससे मतलब समझिए इंपॉर्टेंट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई कमेटी इंडिया में नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। तो वो दो ही बार बनी है। एक बार फर्स्ट टाइम 1966 में बनी थी, मोरारजी देसाई उसके चेयरमैन थे। कुछ समय बाद वो वाइस प्रेसिडेंट बन गए थे, तो चेयरमैन, वाइस डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए थे, तो वाइस प्रेसिडेंट कोई और हो गया था, सॉरी, चेयरमैन एआरसी का कोई और बना दिया गया था। लेकिन शुरू में चेयरमैन जो है फर्स्ट एआरसी के मोरारजी देसाई थे, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। सेकंड एआरसी 2005 में बनी। सोचिए कितने साल बाद, 36 एंड 5 41 ईयर के 40 इयर्स के बाद लगभग जो है बनती है। इसके चेयरमैन जो है कांग्रेस के वीरप्पा मोइली होते हैं, जो पता नहीं इतना इंपॉर्टेंट है ये, मतलब ये नाम भी इस चलते कि वो सेकंड एआरसी के थे। मैंने अभी 25 जो एमसीक्यू बनाया है, कम से कम 7-8 में ये क्वेश्चन पूछी गई, तो इसको जो है आप याद कर लीजिए। चेयरमैन ऑफ सेकंड एआरसी इज वीरप्पा मोइली। व्हेन वाज द इंटर स्टेट काउंसिल वाज सेट अप इन इंडिया? इससे पहले ये समझिए कि इंटर स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल 263 में लिखी हुई है, लेकिन ये बनी इतने आजादी के इतने साल बाद जो है 1990 में इसको जो है प्रेसिडेंट ने रूल से इसको बनाया। ये बेसिकली इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो होता क्या है, वो एक मतलब स्टेट दूसरे स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो, ग्रुप ऑफ स्टेट और सेंटर के बीच में हो, इन सब को सुलझाने के लिए इंटर स्टेट काउंसिल होती है। इंटर स्टेट काउंसिल के जो चेयरमैन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ इंडिया? ऑफ कोर्स द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट
मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट या मतलब सॉरी लेजिस्लेचर के भी हेड जो हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव के भी हेड प्रेसिडेंट होते हैं. ही इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड ही इज आल्सो द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ इंडिया. हु वाज द फाउंडर ऑफ द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम डीएमके पार्टी? ये मैंने कई वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है कि जो डीके पार्टी है, द्रविड़ कझगम, ये रामास्वामी जिसको नायकर, जिसको पेरियार कहते हैं, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था. ये जस्टिस पार्टी का नया अवतार था. जस्टिस पार्टी भी रामास्वामी जी की ही थी. बाद में 2-3 साल बाद ही 1949 में CN अन्नादुरई ने जो है DMK की स्थापना कर दी, जो यहाँ पे पूछा जा रहा है. और उसके कई साल बाद 1972 में MGR ने जो है इसको तोड़ करके AIADMK बना दिया, जिसकी के लीडर जयललिता थी, और DMK के बहुत बड़े लीडर जो है M करुणानिधि थे. हु इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? उस समय में तो शायद मुझे लगता है जस्टिस गगोई रहे होंगे, लेकिन ये 2019 का क्वेश्चन है. अभी जो जस्टिस NV रमन्ना जो है करंट CJI हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो इसमें तो एक ही जो है गलत होगा, तो पहले सही देखिए. वेस्ट बंगाल में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो वहां रूल भी करती है, ममता बनर्जी उसके लीडर हैं. जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है, महबूबा मुफ्ती जिनके लीडर हैं. कर्नाटका में जो है जनता दल एस कुमारस्वामी उसके लीडर हैं. ओडिशा में जो है बीजू जनता दल और बीजेपी और कांग्रेस है, नेशनल कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी तो महाराष्ट्र एंड कुछ कुछ स्टेट में है, इसलिए यही गलत है और इसलिए यही सही ऑप्शन है. What is not a part of positive liberty? पॉजिटिव लिबर्टी, निगेटिव लिबर्टी मैंने पढ़ा है. पॉजिटिव लिबर्टी मतलब आपको कैपेबिलिटी देना होता है, जो आप पहले नहीं कर सकते हैं, यदि उसको सोसाइटी या स्टेट आपको कराने के लिए मदद करे तो वो पॉजिटिव लिबर्टी है. तो इसमें लिमिटेड स्टेट कैसे हो सकता है? स्टेट को तो उसमें काफी पावर दी जाते हैं बहुत इंटरफेरेंस करने की, बाकी सब देख लीजिए, लेकिन ये नहीं हो सकता है. चॉइस आपकी बढ़ती है, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बढ़ती है, व्यक्ति की नैतिकता, पता नहीं क्या पूछना चाह रहे हैं, रैशनैलिटी ऑफ पर्सन, आई डोंट नो. विच ऑफ द फॉलोइंग मे नॉट बी द एम ऑफ इक्वालिटी? ये क्वेश्चन अच्छा है कि इक्वालिटी का एम क्या नहीं है. अब देखिए, इक्वालिटी तो इम्पार्शियलिटी है ही, सेल्फ रेस्पेक्ट भी है. यदि आप इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं तो सबकी सेल्फ रेस्पेक्ट जो है बनी रहती है. इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी है, इक्वालिटी ऑफ आउटकम भी है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी नहीं है. ये सिंपल समझना चाहिए कि इक्वालिटी पॉलिटिकल सेंस में इज नॉट यूनिफॉर्मिटी. नो नो नो, सभी बराबर नहीं रहेंगे. इक्वल को इक्वल ट्रीट करना, अनइक्वल को मतलब इक्वल और अनइक्वल को इक्वल ट्रीट नहीं कर सकते हैं. जिस आदमी के टांग हाथ पूरे सही हैं और जो एक मान लीजिए हैंडीकैप्ड है, उसको हम एक ट्रीट नहीं कर सकते. तो यहाँ पे जो है, और ना ही हम सबको जो है बराबर कर सकते हैं, मतलब हम लेवलिंग नहीं कर सकते कि सबकी संपत्ति छीन लो, सबको बराबर बांट दो, या सबके कद को एक बराबर कर दो. तो ये दिस मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है. इक्वलिटी इज नॉट यूनिफॉर्मिटी. एलिनिएशन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, आपको पता है, आप में से अधिकतर मेरे स्टूडेंट जानते हैं कि एलिनिएशन थ्योरी मार्क्सिज्म का एक इंपॉर्टेंट जो है वो थ्योरी है, तो इसलिए मार्क्सिज्म. विच थिंकर इज नॉट एसोसिएटेड विद डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस? आपको पता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मायने क्या होता है? मतलब यदि इनकम वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में न्याय किया जाए, जैसे जॉन रॉल ने किया, कि कैसे मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो केवल इनकम वेल्थ का ही नहीं है, वो अवार्ड, ऑनर, कह लीजिए पॉलिटिकल ऑफिसेज, इन सब का भी डिस्ट्रीब्यूशन है. वो सब जो है एक जस्ट बेसिस पे हो, फेयर बेसिस पे, उसको जस्टिस एज फेयरनेस कहा रॉल ने, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव. रॉल तो है ही, इसके बहुत बड़े जनक हैं. डॉर्किन ने भी, जो आपको पता है सॉवरेन वर्च्यू और इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज में जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की, वो भी इगैलिटेरियन रहे हैं. रॉबर्ट नॉजिक पे आते हैं हम लोग. हयाक ने भी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की बात की है, लेकिन रॉबर्ट नॉजिक बिल्कुल इसको काट देते हैं. उनका कहना है कि ये बिल्कुल एक बेकार की बात है, क्योंकि कोई भी यदि आप पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेट या सोसाइटी इंपोज करती है व्यक्तियों पे, तो वो कुछ ही समय में वो खत्म हो जाएगा. उन्होंने विल चैम्बरलेन का एग्जाम्पल देके उसको बताया है. इसलिए उनका कहना है कि केवल इस पे फोकस रखो. रॉबर्ट नॉजिक का कहना है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो एक्वायर होती है वो जस्ट तरीके से हो, जो उसका ट्रांसफर
होता है वो जस्ट तरीके से हो। यदि ये दोनों जस्ट है और फेयर है तो जो उससे रिजल्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जस्ट एंड फेयर होगा, उसमें स्टेट या समाज को कोई इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। हिज थ्योरी जो मैं अभी बोल रहा हूं वाज कॉल्ड इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस। हु इज ए सपोर्टर ऑफ नेचुरल इनइक्वलिटी? अब यहाँ ये भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत है, इनवैलिड टाइप की क्वेश्चन है, क्योंकि यदि आप देखेंगे तो प्लेटो ने भी जो है नेचुरल इनइक्वलिटी को सपोर्ट किया है, क्योंकि उनका तो कहना ही है कि आदमी बाय नेचर जो है डोमिनेंट हो सकती है, उसकी आत्मा रीजन से, स्पिरिट से या एपेटाइट से, उसी बेसिस पे वो या तो प्रोड्यूसर बनेगा, चाहे ऑक्सिलरी या फिलोसफर किंग बनेगा, तो नेचुरल इनइक्वलिटी तो आ ही जाती है। एरिस्टोटल जो है उन्होंने भी नेचुरल इनइक्वलिटी की बात की, स्लेव जो जो मास्टर है या लोगों में मेल फीमेल सब में उन्होंने इनइक्वलिटी की बात की। थॉमस हॉब्स यदि हम कहें तो पता नहीं, इन दोनों पे मैं अभी कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ कि इनके कैसे थॉट थे, लेकिन प्लेटो एरिस्टोटल तो कह ही सकते हैं। लेकिन ठीक है, हो सकता है कि ये ऑफिशियल आंसर में एरिस्टोटल होगा, इसका कोई मायने है नहीं। हु बिलीव्स दैट राइट आर नॉट क्रिएटेड बाय स्टेट? अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें मैंने बहुत रिसर्च नहीं की, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। मेरी मेरी जो लॉजिक है वो पहले समझ लीजिए। ये बेसिकली क्या पूछा है, हु बिलीव्स दैट राइट्स आर नॉट क्रिएटेड बाय स्टेट, मतलब कि सोसाइटी और स्टेट से ए प्रायरी जो है राइट है, मतलब कि राइट सोसाइटी या स्टेट के बनने से पहले की बात है, मतलब नेचर के द्वारा गया है, तो द्वारा दिया गया है, तो क्या है, नेचुरल राइट है। तो नेचुरल राइट के सबसे बड़े प्रोपोनेंट कौन है, जॉन लॉक। इस बेसिस पे मैं इसको बोल रहा हूं कि ये सही होगा, लेकिन मैं यहाँ क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, आप और पढ़ लीजिए और मुझे बताइए यदि इससे आपको मतलब कोई डिफरेंट आपकी व्यू हो। Who is most important advocate of legal theory of sovereignty? ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी के जो सबसे बड़े जो प्रोपोनेंट हैं वो जॉन ऑस्टिन हैं, जो कि ब्रिटेन या इंग्लैंड के जूरिस्ट थे। उन्होंने एक बहुत फेमस लाइन कहा था जिसको आप याद कर लीजिए, ये पूछा जाता है कि हु सेड दिस। उनके अनुसार से जो लॉ है, जो कानून हम कहते हैं, इज नथिंग बट द कमांड ऑफ द सोवरेन बैक्ड बाय सैंक्शंस। मतलब सैंक्शन मतलब क्या है कि बैक्ड बाय फोर्स, की तुम नहीं इसको मानोगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा, जेल हो जाएगी। तो ये उनका जो थॉट था, बेसिकली लीगल बेसिस ऑफ सॉवरेनिटी, उन्होंने लीगल सॉवरेनिटी की कल्पना की थी। तो जॉन ऑस्टिन है, जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियनिज्म के फादर हैं, थॉमस हॉब्स लेवाइथियन एब्सोल्यूट मोनार्किज्म के, और जीन बोदिन को भी जरूर आप याद कीजिए, इन्होंने सबसे पहले सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट दिया था। उन्होंने, जीन बोदिन ने जो कहा था वो भी लाइन याद कर लीजिए कि सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम एंड परपेचुअल पावर ओवर सिटीजन एंड सब्जेक्ट अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉ। तो फर्स्ट जो मतलब कि एक तरह का एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की जो कल्पना की थी वो जीन बॉदिन ने की थी। अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिज्म, जो एक थॉट है, इंडिविजुअलिज्म कोई पॉलिटिकल थ्योरी नहीं है, लिबरलिज्म इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो इंडिविजुअलिज्म के थॉट को कोर मानता है। सो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअलिज्म, इंडिविजुअल स्टेट का रिलेशन कैसा होगा? अब इस पे इतनी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब इंडिविजुअलिज्म क्या है कि इंडिविजुअल अपने आप में सॉवरेन है, ऑटोनोमस है, अपना खुद का ये डिसाइड करने के लिए कि व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ, उसको समाज या स्टेट कहने वाला नहीं है कि तुम ये खाओ, ये पहनो, ऐसे इंटरटेन करो, ऐसे बिहेव करो एंड ऑल। और हर इंडिविजुअल अपना अपना खुद का डिसीजन ले सकता है कि व्हाट इज गुड फॉर हिम एंड व्हाट इज द कंसेप्शन ऑफ गुड लाइफ। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इसमें स्टेट ऑफ कोर्स जो है, इस पे थोड़ी विवाद भी हुई थी, स्टेट को ये भी लिमिटेड स्टेट मानेंगे या नाइट वॉचमैन स्टेट मानेंगे, जो कि क्लासिकल लिबरलिज्म के पॉलिटिकल थॉट में भी है। और इसमें क्या होगी कि इनका जो स्टेट से जो नाता होगा इंडिविजुअलिज्म के मानने वालों का, इनवर्स होगा, मतलब स्टेट की पावर जितनी बढ़ेगी उतना ही एक इंडिविजुअल का राइट्स एंड लिबर्टी जो है कम होगा। तो इन सब के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्टेट से इनका जो है नाता। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, द इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर रिवॉल्यूशन क्या है? क्या ये सोशल कॉन्शियसनेस है, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, रिवॉल्यूशन या क्लास कॉन्शियसनेस है? डेफिनेटली जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आप रुक जाएंगे, आप बोलेंगे यस। एक बार यदि आप क्लास कॉन्शियस हो जाते हैं तब आप दिखने लगता है आपको कि कैसे जो है आप एक्सप्लॉइटेड हैं, कौन आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, और वही जो है बेसिस बन जाती है रिवॉल्यूशन की, प्रोलेटेरियन रिवॉल्यूशन जो उन्होंने बोला था। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर,
फिर से आ जाते हैं मैक्स वेबर, जिन्होंने की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दिया, ए ग्रेट सोशियोलॉजिस्ट। देयर देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लीडरशिप, इन्होंने 3 टाइप की लीडरशिप की बात की। फर्स्ट है ट्रेडिशनल लीडरशिप, दूसरा है कैरिस्मेटिक लीडरशिप, और थर्ड जो मॉडर्न काल में उन्होंने बोला जो ब्यूरोक्रेसी का जन्म उससे हुआ, वो है रैशनल लीगल अथॉरिटी। According to Aristotle, citizens include all member of a state? No. All males member of the state? No. Foreigner, alien और बहुत सारे और propertyless, बहुत लोग नहीं थे, slave. All female member of the state? Female तो थी ही नहीं, तो few specific member of the state, बहुत कम लोग जो है citizen में आते थे एरिस्टोटल के अनुसार। थिंकर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट, मतलब पहली बार जो नेशन स्टेट की जो परिकल्पना या जो जिन्होंने की इसको एक तरह से थॉट दिया, फर्स्ट टाइम प्रोपाउंड किया, वो कैन यू गेस? थॉमस हॉब्स? नहीं। रूसो? फर्स्ट नहीं। मैकियावेली, जॉन लॉक? मैकियावेली। और इसीलिए इनको जो है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पहली बार इस तरह का कि एक टेरिटोरी है जिसमें कि एक तरह के एक कम्युनिटी, इमेजिन कम्युनिटी जो है वो उसको वो पॉलिटिकल कम्युनिटी बनाती है, अपने को रूल करना चाहती है रिपब्लिकन के थॉट फॉर्म में या किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म में, इसकी परिकल्पना जो है मैकियावेली ने की थी। Which one is not included in 7 organ थ्योरी और सप्तांगा थ्योरी ऑफ मनु? तो सप्तंगा में देखिए क्या क्या था, स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोस, दंड, मित्र, इसको याद कर लीजिए। तो इसमें पुर नहीं था। मंडल थ्योरी इज, अब यहाँ पे सप्तांग है तो मंडल भी पूछ दिया उनका। मंडल थ्योरी आपको पता है, इसको राजमंडल थ्योरी बोलते हैं। ये थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन था उस समय का, जो भी आप समझ लीजिए, एक्सटर्नल पॉलिसीज एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। A philosopher who conceived social classes on the basis of human tendencies. तो ये अगेन जो है, जस्ट मैं लॉजिक आपको दे रहा हूं, आप उसके आप सर्च करना है तो करें आप। मेरे देखिए प्लेटो ने क्या कहा कि ह्यूमन टेंडेंसी मतलब जो आत्मा है उसके 3 पार्ट हैं, उसने कहा है ना, कि रीजन, स्पिरिट एंड एपेटाइट, और इसी बेसिस पे उन्होंने 3 क्लास बना दिए। रीजन जो है वो फिलोसफर किंग हो गया, जो स्पिरिट है वो ऑक्सिलरी हो गई, और जो एपेटाइट के हो गए वो प्रोड्यूसर हुए। तो ह्यूमन टेंडेंसी के बेसिस पे सोशल क्लास को डिवाइड प्लेटो ने किया था, इसलिए मेरे अनुसार से ये सही है। हु प्रेजेंट्स ए मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड टोटलिटेरियनिज्म, दोनों ही एक साथ किसके थ्योरी में दिखता है? कैन यू थिंक? मैकियावेली में? नो। जीन बोदिन? डोंट नो। लॉक? बिल्कुल नहीं। टोटलिटेरियनिज्म बिल्कुल उनमें नहीं थी। थॉमस हॉब्स में ये दिखता है, क्योंकि एक तरफ तो वो लिबरलिज्म के ग्रैंडफादर माने जाते हैं, वही तो इंडिविजुअलिज्म की शुरुआत होती है। इनफैक्ट हॉब को लॉक के साथ में सीबी मैकफर्सन रखते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ द आइडिया ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, वहीं से आई। और निगेटिव लिबर्टी भी फर्स्ट टाइम जो है हॉब्स ने ही एक तरह से प्रोपाउंड किया। और उनकी जो लेवाइथन थी वो पूरा टोटलिटेरियन एब्सोल्यूट मोनार्किज्म जिसको बोलते हैं, या एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी। तो ये दोनों थॉट का मिक्सचर यदि है वो तो हॉब्स में दिखता है। हु सेड द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज? अब तो आप जोर से चिल्ला के कह सकते हैं, आई नो। In which of the following books Rousseau explained his state of nature? अभी जस्ट मैंने बताया कि उन्होंने जो अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी दी, वो उनका बुक का नाम ही है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वलिटी उन्होंने लिखा था, इमिली उनकी एजुकेशनल ट्रीटी है। हु इज कॉल्ड ए रिलक्टेंट डेमोक्रेट? ये मैंने आपको पढ़ाया है, आप में से एटलीस्ट 30% स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल जानते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। यस, जॉन स्टुअर्ट मिल। क्यों अब यहां डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हमें बहुत लंबा हम लोगों को इस पे जाना है। टी.एच. ग्रीन्स पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन इज रूटेड इन हिज कॉन्सेप्ट ऑफ, अगेन मैं इस पे सेकंड क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, आप इस पे और रिसर्च कीजिए, मेरी सलाह है। चूंकि ग्रीन को मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैंने भी इस पे बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च नहीं की है, लेकिन जितना मैंने देखा इस क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा बहुत देख रहा था, तो मुझे ये लगा कि वो राइट्स बेस है। वैसे भी ऑब्लिगेशन का संबंध जो है राइट से है, तो एक इंडिविजुअल का स्टेट के प्रति जो है वो ऑब्लिगेशन डिपेंड करता है कि स्टेट उसको क्या राइट्स जो है वो मुहैया कराता है।
नेहरू सपोर्टेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ इकोनॉमी? ये इजी क्वेश्चन है, हाफ बॉली अगेन आ गई है। आपको पता है कि नेहरू जी ने मिक्स्ड इकोनॉमी दिया, कैपिटलिज्म सोशलिज्म का मिला हुआ रूप। महात्मा गांधी इज कंसिडर्ड एज आइडियलिस्ट, सोशलिस्ट, नेवर, नो, रिवॉल्यूशनरी, नो, फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट, यस, जिसको कि एक तरह से इनलाइटेंड एनार्किज्म भी कह सकते हैं, वो आप गांधी जी को मान सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग यदि ऑफेंसिव फील करें कि एनार्किज्म से कैसे हम गांधी जी को जोड़ रहे हैं, तो उनके लिए केवल एक लाइन की, एनार्किज्म इज नॉट ए बैड idea, it is a very evolved idea. Who among the following is the author of the book The 20 Years Crisis, an introduction to the study of international relation? ये पूरे नाम बुक का बहुत गौर से पढ़िए, आपको बहुत कुछ इसी से मिल जाएगा। ये किस पीरियड के लिखी गई थी, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच की बात थी ये, और इसको लिखने वाले थे E.H. कार, जो कि क्लासिकल रियलिज्म के एक प्रोपोनेंट माने जाते हैं। उसमें उन्होंने बुराई की थी आइडियलिज्म की, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनने, वुड्रो विल्सन के 14 प्रिंसिपल एंड ऑल चाव चाव पाव पाव पे थी। उनका कहना था कि उसी आइडियलिज्म रोमांटिसिज्म ने जो है डुबा दिया, और वो जो है पीस और इन सब की बातें जो है, वो फ्रांस एंड इंग्लैंड ये सोचता था कि हम लोग किसी तरह पीस करके हिटलर को लड़ाई करने से रोक लेंगे, लेकिन हुआ क्या, वो कुछ नहीं हुआ। तो रियलिज्म ने अपना पूरा बुरा चेहरा दिखाया कि एक्चुअल इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो वही बैलेंस ऑफ पावर, सिक्योरिटी एंड इन सब पे चलती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द पीस ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया वाज कंक्लूडेड? अब ये डेट जो है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं याद रखना चाहिए, यस याद रखना चाहिए। 1648 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, क्योंकि उसी ने जो है ये कॉन्सेप्ट दिया एक सॉवरेन स्टेट का या नेशन स्टेट का, जो इक्वल है इंटरनेशनल रिलेशन में, जिसके इंटरनल मामले में कोई दूसरा जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता है। उस टाइप की जो इंटरनेशनल रिलेशन की टेम्पलेट जो अभी भी उस पे ही मोर और लेस चल रहा है, वो वेस्टफेलियन पीस ट्रीटी है, जो कंक्लूड हुई थी 1648 में। Who among the following has said the power lurks in the background of all relation between sovereign state? ये तो रियलिज्म की एकदम एक लाइन है कि कहीं भी पावर से आप जो बच नहीं सकते, और ये एकदम बिल्कुल स्नॉटर टाइप की बॉल यदि है तो ये हर्टमैन जो है इन्होंने कहा था। इतना बस आप याद कर लीजिए, कहीं आ जाए तो मुस्कुराइए, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम। In which of the following university the first international relation chair, the Woodrow Wilson chair, was founded? अब देखिए किस टाइप से क्वेश्चन जो है अर्बिट अर्बिट होते चले जा रहे हैं, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन से ये पेपर अब जो है गंदा होता जा रहा है। इसका सही आंसर जो है मैंने जस्ट आपके लिए खोजा, मुझे भी नहीं पता था, यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स है। अब आप बाकी देख लीजिए। Which one of the following is not an organ of League of Nation? Again a bad question. क्यों आपको जानना चाहिए कि लीग ऑफ नेशन? लेकिन ये क्वेश्चन आसान इसलिए है कि जैसे ही आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे तो आपको इतना तो जरूर पता लगेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। तो जब यूनाइटेड नेशन की है तो लीग ऑफ नेशन की होने का चांस जो है बहुत कम है, इसलिए ये ही सही है, बाकी उसके ऑर्गन थे। Who among the following has regarded the game theory as an interesting intellectual exercise? अब मैं सही बताऊं तो मुझे नहीं पता कि ये एक्चुअली ये लाइन किसने कहा है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि जॉन वॉन न्यूमैन जो हैं वो गेम थ्योरी के जनक हैं, फादर हैं, वही सबसे ज्यादा उन्होंने काम किया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सही है। अब आप बाकी और रिसर्च करना है तो आप आगे करें, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक बार फिर से मेरे स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है कि आप गेम थ्योरी को जाने कि ये क्या है और पॉलिटिक्स में क्यों हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूं। गेम थ्योरी एक डिसीजन मेकिंग है, जहां पे कि आपकी डिसीजन जो है वो आपके सामने वाले का जो बिहेवियर है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं, उससे गाइडेड हो जाती है, और उसके चलते जो दोनों, मतलब इसमें क्या होता है कि दो आदमी मिलकर, मतलब दो पार्टी मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन वो डिसीजन कभी अच्छा आउटकम, सबसे बेस्ट आउटकम नहीं दे पाता है, क्योंकि आपको पता नहीं कि सामने वाला क्या डिसीजन लेगा। ये एक गेम थ्योरी है। जैसे इसका सबसे जो सिंपल जो है वो इसको प्रिजनर्स डिलेमा बोलते हैं। अब ये है क्या? अब यहाँ पे देखिए, दो चोर को मान लीजिए पुलिस ने पकड़ लिया, और रूल ये है जहां पे जिस राज्य में पकड़ा है कि यदि दोनों मुंह नहीं खोलते हैं, मतलब दोनों साइलेंट हैं, चुप रहेंगे, तो दोनों को सबसे कम 1-1 साल की जो सजा होगी।
लेकिन यदि ए जो है चुप रहता है और बी जो चोर है वो अपना मुंह खोल देता है, तो क्या होगा? ए को जो है 3 साल की सजा होगी और बी जो है वो छूट जाएगा। लेकिन यदि ए बिट्रे कर देता है, मतलब ए जो है वो मुंह खोल देता है और बी जो है साइलेंट रहता है, तो ए तो छूट जाएगा, बी को 3 साल की सजा हो जाएगी। और दोनों यदि एक दूसरे को बिट्रे करते हैं, दोनों मुंह खोल देते हैं, तो दोनों को 2-2 साल की सजा होगी। अब देखिए है क्या, ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, सब लोग अपना रैशनल हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड हैं, अपने बारे में सोचते हैं। तो ए सोच रहा है कि अरे यार, यदि मैंने मुंह नहीं खोला और दूसरे ने खोल दिया तो मैं तो 3 साल के लिए चला जाऊंगा। बी भी यही सोच रहा है कि यदि मैं साइलेंट रहा, उसने मुंह खोल दिया, मैं 3 साल चला जाऊंगा। तो ये जो सबसे अच्छा आउटकम क्या होता है? दोनों चुप रहते हैं, लेकिन दोनों में चूंकि ट्रस्ट नहीं है, अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, तो 1 साल जेल के बजाय जो है दोनों 2 साल जेल काटेंगे, दोनों मुंह खोलेंगे। और ये यही आउटकम होने का सबसे ज्यादा चांस है, मतलब दोनों को 2-2 साल जेल मिलेगी, जबकि वो 1-1 साल जेल कर सकते थे। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ गेम थ्योरी। अब अगेन क्वेश्चन जो है अरबिट अरबिट होता जा रहा है। अब ये पूछ रहे हैं कि नाटो की स्थापना जो है वो किस शहर में हुई थी? अब ये क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है, ये वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। नाटो क्या है ये सब आपको पता है, 1949 में हुआ था। इसके अगेंस्ट में वॉरसॉ पैक्ट हुआ था, जो कि अब खत्म हो गई है। नाटो अभी भी जिंदा है, अभी भी ये तालिबान की जो वहां पे हुई है उससे उलझ रहे हैं, नाटो अभी भी उसमें परेशान है। एंजस काउंसिल क्या है? अगेन एक बहुत बहुत ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन नहीं, वैसे मैंने गाइड में लिखा है। ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटी ट्रीटी है। एंजस was an agreement signed on 1951 to protect the security of the Pacific। चूंकि ये सिक्योरिटी से नाता है तो ये ऑफ कोर्स मिलिट्री अलायंस होगा, इकोनॉमिक और मॉनेटरी और ये सब तो हो नहीं सकता है। In which of the following countries India deployed its peacekeeping force in? अचानक क्वेश्चन जो है आसान हो जाता है। 1987 का जो इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF, जिन्होंने अल्टीमेटली राजीव गांधी की जान ले ली, वो श्रीलंका के लिए उन्होंने किया था। Which one of the following countries is related with the Star War program? ये मैंने कितनी बार आपको बताया है, एक बार और पढ़ लीजिएगा, यहाँ से मैं इसको बोल नहीं रहा हूँ। स्टार वॉर जो है उसका एक्चुअल ऑफिशियल नेम था स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव, SDI। आकाश में ही जो है वो मार, मतलब मिसाइल को गिरा देना। तो ये बहुत सिंपल पूछ रहा है कि ये किस कंट्री से रिलेटेड है। Between which of the following two countries the New Moor Island dispute took place? New Moor Island एकदम बिल्कुल शिफ्टिंग टाइप का एक आइलैंड है, जो रिवर के जो डेल्टा जहां बनती है इंडिया बांग्लादेश के बीच में, वहां है। इस पे इन दोनों कंट्री में विवाद हुआ है। In which of the following years the Marshall Plan was? Again सेम मार्शल प्लान जिसको पूछा गया, जो वेस्टर्न यूरोप को रिबिल्ड करने के हुआ था, अब यहाँ पूछा जा रहा है किस साल में हुआ। तो चलिए 1948 में ये किया गया था, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। In which of the following article of Indian Constitution there is a guidance to foreign policy? चलिए ये आसान क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। कम से कम 4-5 MCQ वीडियो में ये क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 51, यहाँ पे 51A को भी आप याद कीजिए, जो इंसर्ट किया गया 42nd अमेंडमेंट से, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी की बात की गई। Which one of the following country is pursuing the string of pearl policy to encircle India? ये कम से कम 4-5 MCQ वीडियो पर्टिकुलरली SAU में मैंने बताया था, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल, और इंडिया उसका काउंटर करती है नेकलेस ऑफ डायमंड पॉलिसी से। ये चाइना ने ये किया है, अब तो उसको और स्ट्रिंग ऑफ पर्ल को हवा मिल जाएगी बिकॉज ऑफ अफगानिस्तान। Who among the following floated for the first time the idea of creation of a regional organization in South Asia? ये जो जेंटलमैन थे, ये जियाउर रहमान थे बांग्लादेश के, जिन्होंने 1978 या 79 में ये आइडिया को फर्स्ट टाइम फ्लोट किया था कि हम लोगों का अपना एक जो है रीजनल कोऑपरेशन पार्टनरशिप या कोऑपरेशन का जो है एक एसोसिएशन होनी चाहिए, जिसका कि बाद में सार्क के फॉर्म में आई 5-6 साल बाद। Who among the following is not supporter of the managerial view of the administration? अब अगेन ये जो है क्वेश्चन थोड़ा अब अरबिट है, लेकिन एक बार जान लीजिए, थॉमसन, स्मिथबर्ग, लुथर, गुलेक, ये सारे लोग जो हैं ये मैनेजरियल व्यू, इसमें फोयल को भी आप ले सकते हैं, साइमन को भी ले सकते हैं, ये सब जो है मैनेजरियल व्यू के सपोर्टर रहे हैं। तो एक जो यहाँ पे ऑड वन आउट है वो है। अब मैनेजरियल व्यू जो है इस पे तो बहुत चर्चा की जाती है, अनफॉर्चुनेटली टाइम यहाँ पे नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट ये दोनों में है फर्क। मेरी एक वीडियो में आपको सलाह दूंगा, देखिए, जिसमें मैंने लिखा है कि डिफरेंस बिटवीन न्यू पब्लिक मैनेजमेंट एंड न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सॉरी, ये तो
मतलब बनाया ये, लेकिन मैं जो आपको कहना चाहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में क्या फर्क है वो भी मैंने एक वीडियो बनाया है। बेसिकली एक लाइन में यदि आप कहें तो मैनेजेरियल फंक्शन जो है थोड़ा हैंड्स ऑफ, डे टू डे मैनेज करना, मैन मटेरियल रिसोर्सेज, उससे कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को फुलफिल करना इज मैनेजरियल वर्क। एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा और बड़ा हो जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन एक गाइडेंस देने की, एक पॉलिसी देने की बात हो जाती है, वो पॉलिटिकल भी हो जाता है, वहां वैल्यू आ जाता है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या मोरल है, क्या इथिक्स है, कैसे उसको गाइड करना चाहिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजरियल व्यू से थोड़ा ऊपर की बात है। Who among the following has defined that administration is the direction, coordination and control of many persons to achieve some purpose or objective? ये definition बहुत अच्छा है administration का, इसको याद कर लीजिए। इसको देने वाले जो हैं वो बहुत known है, LD White, आप जानते हैं LD White को, जिन्होंने कि first जो है public administration पे book भी लिखा था, टेक्स्ट बुक। Who one among the following has noted that a theory of public administration means in our time a theory of politics also? अब देखिए कैसे जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स का जो डाइकोटमी है वो किस तरह से जो है वो हमेशा 125 साल में हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहा है। तो जॉन एम गॉस ने ये जो है दिया था। ऑफ कोर्स इस टाइप के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट बन जाते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, आर्बिट क्वेश्चन ये सब दौर है इसमें। Who among the following is attached with the behavioral approach to study of public administration? ये क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको बम्प कर सकता है, लेकिन एल्टन मायो से शुरू हो जाता है बिहेवियरल अप्रोच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उसके जो सबसे बड़े जनक वन ऑफ द थे वो थे हर्बर्ट साइमन, जिन्होंने एक बुक लिखा था एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। तो हर्बर्ट साइमन इज द राइट आंसर। मैक्स बेवर और फेयोल, गुली के सब क्लासिकल एरा के हैं जहां की बिहेवियरल अप्रोच नहीं आया था। Who among the following argues that public administration is different from private administration? ये जो अगेन जो एक अनदर डाइकोटमी है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट, उसको भी कई लोगों ने एक्सप्लेन किया है या मानते हैं कि पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस है, और कुछ जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर हैं वो मानते हैं कि दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है, जैसे फायोल एंड अदर्स। तो ये जो है हमने कई बार आपको बताया है, एक पूरा लिस्ट, जैसे यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो ओरविक, फॉले एंड फायोल ये सब कहेंगे कि नहीं कोई खास फर्क दोनों में नहीं है, लेकिन यदि आप एप्पल बाई की बात ले तो बोलेंगे यस है। तो वो मैंने एक लिस्ट ही बना दिया था कि कौन जो है नहीं मानते हैं ये डाइकोटोमी को, कौन मानते हैं, उसमें एप्पल बाई बहुत इंपॉर्टेंट है मानने वालों में से। और यहाँ पे एक मैंने इसलिए दिया है कि ये एक बार पूछा गया है शायद डीयू में कि पॉल एप्पल बाई ने जो डाइकोटमी दिया या डिफरेंस दिया वो किस बेसिस पे दिया है। तो उनके अनुसार से 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट है प्राइवेट से। फर्स्ट कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पॉलिटिकल कैरेक्टर है, यहाँ पे वो थोड़े पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वैल्यू इसमें भी वो घुस जाते हैं। सेकंड जो इसका जो स्कोप है वो बहुत वाइड है, इसका इम्पैक्ट भी बहुत वाइड है, और इसकी जो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक स्पिरिटेडनेस एंड पब्लिक अकाउंटेबिलिटी वो प्राइवेट से बहुत ज्यादा है। तो इसलिए इन 3 मायनों में जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एप्पल बाई के अनुसार। Who among the following can disallow a question on in parliament during the question hour? अब देखिए इसको आप कॉमन सेंस से भी जवाब दे सकते हैं बिना जाने हुए। स्पीकर बॉस होता है लोकसभा का, और राज्यसभा में ऑफ कोर्स जो उसका चेयरपर्सन है जो कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं या डिप्टी चेयरपर्सन, तो वो उनको ये राइट है कुछ का भी, किसी को वो हाउस से निकाल दें, सस्पेंड कर दें, मार्शल को बुला लें, किसी का एक्सपंज कर दें, किसी बात को वो ऑफिशियल रिकॉर्ड से निकाल दें, किसी को टाइम दें। वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो मॉनिटर है क्लास का, तो उसको जो है ये भी अधिकार है कि वो रेयर केसेस में कोई क्वेश्चन को डिसअलाउ भी कर दे। हु वन अमंग द फॉलोइंग इंप्लीमेंट्स पब्लिक पॉलिसी? ये तो यदि आपने मेरी वीडियो पब्लिक पॉलिसी देखी है तो आप जोर से चिल्ला के बोलेंगे कि सर पब्लिक पॉलिसी को बनाता कौन है? ये तो आपको पता है कौन बनाता है। पब्लिक पॉलिसी को पॉलिटिशियंस बनाते हैं, जो लीडर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, अदर्स, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और ये बेसिकली। लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? वो इंटायरली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो करते हैं, सिविल सर्वेंट्स करते हैं। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन जिसको आप कहते हैं या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो इम्प्लीमेंटर है पब्लिक
पॉलिसी का। और अब तो पॉलिसी बनाने में भी सिविल सर्वेंट का रोल काफी हो गया, वो अपने पॉलिटिकल मास्टर को के साथ मिलकर के पब्लिक पॉलिसी बनाते भी हैं। 96 नंबर क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग यूज फॉर द फर्स्ट टाइम द टर्म साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब ये क्वेश्चन एक तरह का आर्बिट क्वेश्चन जैसा हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग, आप लोग इस नाम को नहीं जानते होंगे, लुइस ब्रांडिस। अब ये जो लुइस ब्रांडिस यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने फर्स्ट टाइम शायद 1910 में, मेमोरी से मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने इस टर्म को क्वाइन किया था साइंटिफिक मैनेजमेंट, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसके फादर जो बने, जो उन्होंने पॉपुलर किया और उसको जमीन पे उतारा, वो थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो लेकिन फिर भी अब एक क्विज है, तो क्विज पूछा जाता है, तो लुइस ब्रांडिस आप कह सकते हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्वाइन किया साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये एक आर्बिट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। इन विच ऑफ द 97 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द टर्म ब्यूरोक्रेसी ओरिजिनेटेड। तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो फ्रांस ओरिजिनेट होता है, वहां ब्यूरो डेस्क को बोलते थे, डेस्क पे बैठ के जो काम करते थे, और इसको एक पेजोरेटिव मतलब निगेटिव कनोटेशन में यूज किया जाता था। वो ऑफिसर जो रियलिटी से कटे हुए ऑफिसेज में डेस्क पे बैठ करके पॉलिसी बनाते हैं, बिना जाने हुए कि जनता को क्या चुभ रहा है। इसको मजाक उड़ाते हुए जो है विंसेंट डी गॉरने, जैसे पढ़े विंसेंट डी गॉरने, इसका प्रोनाउंसिएशन तो फ्रेंच में बहुत अलग होगा, उन्होंने मिड 18 सेंचुरी में इसको डेरोगेटरी वे में ब्यूरोक्रेसी वर्ड को क्वाइन किया था। तो फ्रांस से ये जो है निकलता है। द मैकेनिस्टिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो नोन है। एक जगह कहा था क्लासिकल थ्योरी, यहाँ पे कह रहे हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ठीक है, आप जो भी कह लीजिए, लेकिन दोनों ही ठीक है। मैकेनिस्टिक थ्योरी वॉज साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। बाकी तो सिस्टम थ्योरी या बिहेवियरल थ्योरी या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी, ये सब जो है मैकेनिस्टिक थ्योरी नहीं है। मैकेनिस्टिक थ्योरी वहां जहां पे कि मैन को भी मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज प्रोपाउंडेड द रबल हाइपोथेसिस ऑफ मोटिवेशन। अब तो और ये क्वेश्चन टफ होते चले जा रहा है। आप देख रहे हैं रबल, रैबल, यदि कहिए तो रैबल का मतलब क्या होता है? रैबल ए नॉइजी क्राउड ऑफ पीपल हु आर और मे बिकम वायलेंट। तो ये रबल होता है, रैबल कह लीजिए। तो मतलब जब आप एक आदमी को इंडिविजुअल नहीं मानते, ये मानते कि वो भीड़ का हिस्सा है, मतलब उस टाइप की जब यदि आप ट्रीट करते हैं, तो वो रेबल हाइपोथेसिस है। अब ये ट्रीट ये करता है कि हर आदमी अपने अपने में अपने सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, इंडिविजुअल में वो इससे गाइडेड नहीं होता है कि वो ग्रुप की कोई डायनेमिक्स नहीं है, ग्रुप का कोई अपना थॉट नहीं है, या वो उससे इफेक्ट नहीं होते हैं कि उसका साथी क्या सोच रहा है। सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ इंटरेस्टेड हैं। तो उस समय में वो ग्रुप रैबल बन जाता है। इसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में ये माना जाता है कि पूरे जो वर्कर हैं वो रैबल हैं, इसलिए सब अपने अपने बारे में सोचते हैं, सबको कुछ पैसे दे दो तो वो ज्यादा काम करेगा। लेकिन जब बिहेवियरल अप्रोच में आपने देखा कि ग्रुप का अलग डायनेमिक्स होता है, वहां पे काम जो है वो इस बेसिस पे होती है ग्रुप के नॉर्म को कोई ना तोड़े। तो ये क्वेश्चन एक तरह से इनवैलिड इसलिए है कि इसमें पूछना चाहिए था कि इसमें से कौन रैबल हाइपोथेसिस को क्रिटिसाइज करता है, क्योंकि इसका सही आंसर जो है एल्टन मायो, और कोई इसमें से है नहीं। और एल्टन मायो ने कोई रैबल थ्योरी दिया नहीं था। रैबल थ्योरी तो एफ.डब्ल्यू. टेलर जैसे लोग मानते थे, उसको उन्होंने काटा था, और यहाँ कह रहे हैं किसने दिया था, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इनवैलिड हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कॉइन्ड द टर्म ब्यूरोपैथोलॉजी। टफ से टफ होता चला जा रहा है। तो ये जो है क्वाइन करने वाले विक्टर थॉमसन थे। इससे ज्यादा इस पे कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। हु, लेकिन यहां एक चीज जरूर डिस्कशन की जरूरत है कि ब्यूरोपैथोलॉजी है क्या। पैथोलॉजी मतलब कि जब आप बीमार हो जाते हैं, मतलब आपका जो है डीजेनरेशन हो गया। ब्यूरोपैथोलॉजी है जबकि ब्यूरोक्रेसी अपने आप में एंड बन जाता है, वो अपने सेल्फ सर्विंग हो जाती है। इसलिए नहीं कि वो कोई देश का भला करे, जिसके लिए वो बनाया गया ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका एम को पूरा करे, वो अपने ही को बचाने में और अपने को ही फर्दर करने में जब ब्यूरोक्रेसी लगी रहती है, तो उस सिचुएशन को ब्यूरोपैथोलॉजी कहते हैं। कई लोग कहते हैं इंडिया में भी ऐसा हो रहा है या हो चुका है, और इसको कई लोग रिव्यू करते हैं, मतलब इस पे अफसोस करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। Who in India exercises an overall control over the execution of the budget? ये आसान होना चाहिए। पहला तो कि बजट को पास करने की जिम्मेदारी या पर्स पे पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट का होता है, नंबर वन, खास करके लोकसभा का। लेकिन एक बार बजट पास हो गया तो उसके डे टू डे की वो कैसे उससे खर्च हो रहा है,
कितना हुआ, कितना बाकी है फंड देना, ये सब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है। वहां पे एक डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है, वो पूरा हिसाब इसका रखती है। बाय हुज इंट्यूटिव इनिशिएटिव मेरिट सिस्टम ऑफ सिलेक्शन इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड। इसको भी आप याद कर लीजिए, कल ही मैंने बताया है, ये लॉर्ड मैकेले के रिकमेंडेशन पे इंडिया में जो है 1850s में ये मेरिट सिस्टम लागू हुआ था। अब याद कीजिए कि यहाँ कोई स्पॉइल सिस्टम कभी रहा नहीं है, अनलाइक यूएसए या लाइक यूएसए। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑथर्ड द बुक इंटाइटल्ड इकोनॉमी एंड सोसाइटी। तो ये बुक आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैक्स वेबर ने लिखा था, सॉरी, यहाँ तो दूसरी बुक का मैंने नाम दे रहा हूँ, लेकिन मैक्स वेबर ने लिखा था, जिन्होंने कि ये भी बुक लिखा था द प्रोटेस्टेंट इथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, से मैं बहुत बार चर्चा कर चुका हूं, तो सही आंसर इसमें है मैक्स वेबर। हु सेड दैट द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ऐसा जो, क्योंकि वहां अनरिटन है तो इस बेसिस पे कई लोग ऐसा कह सकते हैं। वन ऑफ दो जिन्होंने ये कहा है वो एलेक्स डे टॉकवेल हैं। तो यहाँ चूंकि टॉकवेल हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यही इसका आंसर होना चाहिए। इन द यूएस द मेंबर ऑफ कैबिनेट। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में है जो यूके से लिया है। वहां पे जो कैबिनेट होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है पार्लियामेंट को, पर्टिकुलरली लोअर हाउस को। यदि लोअर हाउस कॉन्फिडेंस अपना लूज कर दे तो कैबिनेट गिर जाती है, प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पे जो प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, और वहां के जो कांग्रेस है, जो वहां के पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, वो भी डायरेक्टली। तो पीपल जो है, मान लीजिए एक आदमी है, पीपल है, तो वो जो है दोनों को डायरेक्टली इलेक्ट करता है, इसको भी और इसको भी, और दोनों में बिल्कुल जो है सेपरेशन ऑफ पावर है। और प्रेसिडेंट अपना कैबिनेट खुद चुनता है, इंडिया में भी चुनता है, प्राइम मिनिस्टर चुनते हैं, लेकिन वो मेंबर लेजिस्लेचर के होने चाहिए 6 महीने के अंदर। वहां ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी एकेडमिशियन को बुला लिया, इंडस्ट्री से बुला लिया, मिलिट्री से बुला लिया, किसी को भी जो है अपने कैबिनेट में वो रख सकते हैं। तो ऐसे में जो कैबिनेट है वो रिस्पॉन्सिबल सीधा प्रेसिडेंट को होती है, और किसी को अकाउंटेबल प्रेसिडेंट को होती है। प्रेसिडेंट के साथ ही वो कैबिनेट भी खत्म हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिपब्लिक। रिपब्लिक किसको बोलते हैं? जैसे इंडिया एक रिपब्लिक है, मतलब जहां कोई राजा नहीं है, जहां राजा या रानी रूल नहीं करते, वो जहां पीपुल अपने ऊपर खुद शासन करते हैं, वो रिपब्लिक है। तो आप देखेंगे तो यूएसए रिपब्लिक है, स्विट्जरलैंड रिपब्लिक है, चाइना रिपब्लिक है, लेकिन इंग्लैंड रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि वहां रानी का राज है अभी, राजा या रानी कह लीजिए, इसलिए इंग्लैंड इज ऑड वन आउट। अब यहां आपसे क्वेश्चन यदि मैं पूछूं कि क्या कनाडा एक रिपब्लिक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। कनाडा एक रिपब्लिक नहीं है। कनाडा जो है वो इंग्लैंड की रानी को ही अपना रानी मानता है, मतलब जो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के रानी को अपना रानी मानता है। ऐसे कम से कम 17-18 कॉमनवेल्थ नेशन है जो कि इंग्लैंड के रानी को ही या राजा को अपना राजा मानते हैं, वो सब रिपब्लिक नहीं है। सर्किट कोर्ट ऑफ अपील इज ए फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो सर्किट कोर्ट ऑफ अपील जो है यूएसए में होती है। वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उसकी अपील जो है आप सर्किट कोर्ट में कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के पहले वो सबसे बड़ा एक तरह का कोर्ट वहां पे होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज ए यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल मतलब एक ही हाउस हो, जैसे कि इंडिया में बाई कैमरल है, लोकसभा राज्यसभा। एक होने का मतलब है केवल एक ही यदि होता तो यूनिकैमरल होता। यूएसए में दो है, जिसको कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, सीनेट बोलते हैं अपर हाउस को। इंग्लैंड में भी हाउस ऑफ लॉर्ड अपर को बोलते हैं, एंड पॉपुलर हाउस कह लीजिए जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन्स जिसको बोलते हैं, वो लोअर हाउस है वहां पे। तो बाइकैमेरियल है, स्विट्जरलैंड में भी बाइकैमेरियल है इंडिया की तरह, लेकिन चाइना में जो है वो यूनिकैमरल है, उसको कहते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस एनपीसी, जो कि यूनिकैमरल है। स्विट्जरलैंड में जो पार्लियामेंट है उसको कहते हैं फेडरल असेंबली। यूएसए में कांग्रेस कहते हैं, यूके में उसको पार्लियामेंट बोलते हैं, जापान में डाइट बोलते हैं, रसिया में लोअर हाउस को ड्यूमा कहते हैं। ये मैंने इसलिए दिया है कि ये सब कई जगह पूछे गए हैं, तो इसको एक बार याद कर लीजिए। फिलीबस्टरिंग किससे एसोसिएटेड है? ये तो मैंने भी कई जगह बताया, इवन गाइड में मैंने दिया है। फिलीबस्टरिंग होता क्या है पहले ये समझिए, कि आपको टाइम काटना है,
कहीं पे लोकसभा या राज्यसभा में बिल को पास नहीं होने देना है, आपको भाषण देने मिला है तो आप उस पर बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप जो है बके जा रहे हैं, इसको फिलिबस्टरिंग कहते हैं। ये टैक्टिक्स जो है यूज डिले की जो है सीनेट में अमेरिका में शुरू हुई थी, यूएसए में, अब जो है हर जगह ये फैल गई है। इसके लिए जो है स्पीकर या जो हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइम अलॉट करना पड़ता है कि इससे अधिक आपको नहीं बोलना है। वन से स्पीकर ऑलवेज वे स्पीकर इज सेड टू विच कंट्री, ये दूसरी या तीसरी बार मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूं। ये इसका मायने क्या है, चलिए पहले ये समझे। मतलब ये है कि देखिए, स्पीकर एक इतना इंपॉर्टेंट फंक्शनरी है कि वो मॉनिटर है पूरे मतलब हाउस का। अब यदि वो पक्षपाती हो गया, पार्टीजन हो गया, तो समझिए पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपकी या पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो किसी को अपने पार्टी के अगेंस्ट में कोई बोला तो उसको चुप करा देगा, अपने पार्टी के हित के लिए वो किसी को डिस्क्वालीफाई कर देगा, फिर आदमी कोर्ट में जाएगा, मार्शल बुला लेगा। तो मतलब समझिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की पूरी जो सैंक्टिटी है वो उसके इम्पार्शियलिटी पे डिपेंड करती है। प्रॉब्लम ये होती है कि एक पर्टिकुलर पार्टी जो है वो अपने स्पीकर को मतलब प्रमोट करती है और मेजोरिटी में चुनती है, तो स्पीकर हमेशा जो है अपने पार्टी का, इंडिया में तो यही होता है कि वो उसके इंटरेस्ट का ख्याल रखता रहता है। तो ये एक गलत परंपरा है। इंग्लैंड जो कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी 300 साल से ज्यादा है, वहां पे ऐसा एक परंपरा, अगेन एक सब कन्वेंशन है, एक बार कोई यदि स्पीकर बन गया तो अपने पार्टी से तो रिजाइन कर ही देता है, यहां भी कर देता है, और वो पार्टी को भूल जाता है। और उसको अवार्ड क्या मिलता है कि वो हमेशा स्पीकर ही रहेगा। यदि वो फिर से इलेक्ट होकर के आ गया ना, तो कोई नया स्पीकर नहीं चुनेंगे, वो देखेंगे अरे तो स्पीकर तुम्हारे बीच में मौजूद है ही, फिर से उसको स्पीकर बना देंगे, फिर से बना देंगे। तो यहाँ पे ये परिपाटी चली है, वन से स्पीकर ऑलवेज वे स्पीकर। और ऐसे में समझिए क्या होगा, उस आदमी को कभी भी जो अपने पार्टी की चापलूसी करने की या इंटरेस्ट को सर्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो तो स्पीकर है, वो तो पार्टी से ऊपर उठ गया है। तो ये एक अच्छी परंपरा है जो इंग्लैंड में वहां पे है। तो ये इंग्लैंड में है। द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म अप्लाइज टू। तो आपको डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म मैंने पढ़ाया भी है। इसमें होती क्या है कि नीचे के लेवल में, ये सब कम्युनिस्ट कंट्री में है, कि नीचे के लेवल में पूरा डेमोक्रेसी है, लोग जो हैं वो अपने कम्यून को चुने, कम्यून के लीडर को, ट्रेड यूनियन को चुने, इस तरह से पीपुल सब लोग भाग ले रहे हैं, और ये लोग मिल करके फिर अपना एक बड़ा सा एसोसिएशन चुना, बड़ा एसोसिएशन इन लोगों ने फिर चुना। ऐसा करते हुए जो सेंटर में पूरा सेंट्रलाइज हो जाता है, एक जो है कम्युनिस्ट पार्टी है, उसके पोलिट ब्यूरो है या सेंट्रल कमेटी है, तो ये नीचे में जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड एंड डेमोक्रेसी होती है, इसको डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन कहते हैं। तो ये चाइना में है, और सब में तो हो नहीं सकती, क्योंकि और कोई कम्युनिस्ट जो है नहीं। 112 नंबर क्वेश्चन अरबिट जैसा है, लेकिन ये काफी इंफॉर्मेशन देता है और शायद आगे आपको, क्योंकि ये पूछ रहा है स्विस फेडरल ट्रिब्यूनल। अब तो उसको वैसे स्विस सुप्रीम कोर्ट आप कह लीजिए, 2 टियर होता है, ऊपर वाले को सुप्रीम कोर्ट, एक ही बात है, फेडरल ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट। स्विस सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछ रहा है। इसके कई फीचर हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है जुडिशियल रिव्यू, जो जिसपे ये क्वेश्चन बेस्ड है। बाकी ये दोनों तो बिल्कुल सही है, इसको पढ़ लीजिएगा कि ये जैसे इंडिया का फेडरल कोर्ट करता है कि स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में जो वहाँ कैंटोन, जैसे अपने यहाँ स्टेट होता है वहाँ कैंटन होता है, कैंटन एंड फेडरल गवर्नमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाए, कैंटन कैंटन सब करता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, ये कहता है इट कैन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ए लॉ पास्ड बाय फेडरल लेजिस्लेशन। नो, इसको ना जुडिशियल रिव्यू की पावर बड़ी लिमिटेड है। मतलब ये फेडरल जो वहाँ पे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, तो 2 लेवल पे सरकार से इंडिया में है, फेडरल गवर्नमेंट एंड कैंटोनियन गवर्नमेंट। तो जो फेडरल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, उसके जो लेजिस्लेचर बनाते हैं, उसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कर सकती। मतलब वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू नहीं है, क्योंकि वहाँ डायरेक्ट डेमोक्रेसी का फीचर इसलिए नहीं रखा गया है। लेकिन वो कैंटोनियन लॉ जो होती है, जो मतलब स्टेट बनाती है वहाँ की कैंटोन, उसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकते हैं। तो इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। इसलिए सही क्या है, नॉट ट्रू का मतलब है कि इट कैन डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये नहीं कर सकते, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इससे एक बात और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि स्विस पॉलिटी एकमात्र शायद ऐसी मॉडर्न में है, 2 उसमें फीचर है। एक कि वहां पे प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, 7 मेंबर का जो है फेडरल काउंसिल होता है, जो 4 साल के लिए चुने जाते हैं और बारी बारी से वो प्रेसिडेंट बनते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है वहां पे। दूसरा है वहां पे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के कई सारे फीचर हैं, लाइक रेफरेंडम, इनिशिएशन, रिकॉल एंड मेनी अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 113 नंबर क्वेश्चन, विच इज द सुप्रीम ऑर्गन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन चाइना।
चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी का यदि आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे टॉप में है नेशनल पार्टी कांग्रेस, लेकिन ये मिलती है बहुत सालों में। तो उसकी जो एक सेंट्रल कमेटी होती है नेशनल पार्टी कांग्रेस की, वो साल में 1-2 बार मिलती है, लेकिन उसकी भी एक पोलित ब्यूरो होती है जो कि साल में बहुत बार मिलती है, और उस पोलित ब्यूरो की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जो एक्चुअल पावर जो है पार्टी की तरफ से होल्ड करती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक हिरार्की है, टॉप पे जो है नेशनल पार्टी कांग्रेस है। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? अब आज के समय में तो ये जो है सुमन बेरी हो गए हैं, तो उस समय में राजीव कुमार थे, तो अभी तो ये क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं, लेकिन ये करंट इवेंट क्वेश्चन हो जाता है। मिस्टर सुमन बेरी जो है, यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो तो मतलब बनाए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं कोई इकोनॉमिस्ट या किसी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जो पॉलिसी के बारे में जानता हो, लेकिन जो उसके चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं अपने ऑफिस के चलते, मतलब कोई उनको चुना नहीं जाता है। इसको एक्स ऑफिसियो होना बोलते हैं। एक्स ऑफिसियो मतलब बीइंग वर्च्यू ऑफ होल्डिंग ए ऑफिस, आप किसी और ऑफिस को भी होल्ड करने लगते हैं ऑटोमेटिकली। जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिसियो राज्यसभा के चेयरपर्सन बन जाते हैं, लाइक दैट। जैसे प्रेसिडेंट जो है वो एक तरह से बहुत सारे एक्स ऑफिसियो बन जाते हैं, जैसे कि वो तीनों सेना के अध्यक्ष भी बन जाते हैं। तो वाइस चेयरमैन नीति आयोग जो है वो सुमन बेरी है। 115 नंबर क्वेश्चन वही रिपीट है जो मैंने आपको बताया फेडरल काउंसिल के बारे में आपको जानना चाहिए। प्लूरल एग्जीक्यूटिव का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत ही यूनिक है, मॉडर्न एरा में स्विट्जरलैंड में ही है। इसमें 7 मेंबर होते हैं, 4 साल के लिए चुने जाते हैं। जो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है बारी बारी से इसमें एक एक जो है वो पहले वाइस प्रेसिडेंट, फिर अगले साल वाइस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट बन जाते हैं, रोटेशन में जो है बनते हैं, लाइक दिस। प्लूरल एग्जीक्यूटिव। विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंग्लैंड? पहले जो हाउस ऑफ लॉर्ड और लॉर्ड चांसलर होता था, अब वो सब वहां खत्म हो गया। जैसे इंडिया में है सुप्रीम कोर्ट, वहां की हाईएस्ट कोर्ट है। कल्चरल रिवॉल्यूशन किस कंट्री से जुड़ा हुआ है? तो इसका यहाँ पे पूरा जान लीजिए। द ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन वाज ए सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट इन चाइना। यहाँ से यहाँ तक 1960 से 70 से माओ जेदांग ने किया था, तो इसलिए ये चीन से जुड़ा हुआ है। कल्चरल रिवॉल्यूशन मतलब एक तरह का वो कल्चरल प्यूरिफिकेशन था, उसमें बहुत लोगों की हत्या भी की गई थी, ऐसा कहा जाता है। अंडर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी थ्राइव्स अंडर द क्लोक ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हु सेड दिस? ये अगेन एक काफी जिसको आप कह सकते हैं अर्बिट टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इसमें ये कह क्या रहा है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कह रहा है ये तो खैर मेमोराइजेशन है। मतलब जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इंडिया में भी है, वहां पे एक्चुअल जो जिसको बोलते हैं ना मलाई खा रहे हो आप इसके नाम पे, मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे, तो जो सिविल सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेसी हैं, इन द गार्ब ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के नाम पे जो असली शासन का जो मजा है वो सिविल सर्वेंट या ब्यूरोक्रेसी ले लेती है। तो ये जो है जो मैं खोज पाया रैम से मोए का ये जो है कथन है, दैट्स ऑल। इससे अधिक क्या हो सकता है, और आप चेक कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबरिंग में कहीं एक क्वेश्चन इधर उधर हो गया होगा। 120 थे इसमें। हु ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? अब ये भी तो उस समय का खत्म हो चुका है, अभी जो है बदल चुके हैं। श्री राजीव कुमार जो हैं, जो एक्स आईएएस ऑफिसर रहे हैं, वो करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। जनरली इसमें आईएएस या किसी ब्यूरोक्रेट रिटायर्ड को बनाया जाता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के थे जिन्होंने पहला इलेक्शन 1952 में कराया था, उनका नाम था सुकुमार सेन। तो ये भी आपको जो है याद रखना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि कितने अच्छे क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें यदि अभी तक नहीं किया आपने, और कमेंट करें। इन तरीके से आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। कृपया अपने सवाल ऐसे रखिए जिसका जवाब 1-2 लाइन में दिया जाए, ऑब्जेक्टिव। ऐसे क्वेश्चन ना पूछिए कि सर मैं एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करूं, इस टाइप का जवाब नहीं दिया सकता 1-2 लाइन में। और ये एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे लिंक मैं एक गाइड का दे रहा हूं, CUET PG, क्योंकि मुझे लग रहा है सबसे अधिक अभी रिलेवेंट वही एग्जाम है। मुझे बताया गया कि 9 सितंबर को है, तो अभी आपके पास काफी वक्त है, आप CUET PG गाइड यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक MCQ वीडियो को लेके, बहुत बहुत जल्द, हो सकता है आज शाम में ही। बाय।